हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, इंडियन आईटी सेक्टर 6% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है भाई। 52 वीक्स लोज बहुत सारे स्टॉक्स ने देखे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। हो सकता है अगर बहुत सारे ब्रांड ढंग से समझे ना ये जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है उसको, तो शेयर्स और नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑल्दो कल मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी, पिछले 2 दिन से मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट आईटी स्टॉक्स नीचे ही जा रहे हैं। अगर हम ईरान टेंशन्स की बात करके चले तो उसके चक्कर में जो इंडियन एसएमईज है जो कि यूएई के अंदर काम करती है, जो कि 800 से ज्यादा है, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के अंदर भाई उनका बैंड बजा पड़ा है। ऑल्दो कुछ ब्रांड थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि भाई नहीं, सारे हालात ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, बट कईयों को अभी लग रहा है कि भाई वेट एंड वॉच वाला सीन रहना चाहिए। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रम्प की बात मान के चले तो बस लड़ाई तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए थी। बड़े एनालिस्ट की बात करके चले तो ये महीनों तक लड़ाई लड़ सकती है। मेरे हिसाब से ये शायद उससे भी ज्यादा देर तक लड़ाई हो सकती है। बाकी तो टाइम बताएगा। बाकी हमारी मार्केट अभी तक 2026 के अंदर 11% तक नीचे जा चुकी है, पिछले 2 दिन बढ़ने के बावजूद भी। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा अगर देखा जाए तो, बट फिर भी थोड़े भी होप्स आ रहे हैं कि भाई ठीक है, ऑयल टैंकर गैस इंडिया में आती हुई दिखाई दे रही है। इस चक्कर में भाई इंडिया शायद रिवाइव हो जाएगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने 1800 करोड़ की स्कीम निकाली है ड्रोन्स के लिए। अगर आप इंडिया के अंदर ड्रोन बनाते हो तो उसके अंदर आपको इंसेंटिव मिले जाएंगे। टारगेट ये है कि जो चाइना कंपोनेंट्स के इंपोर्ट है उसको घटाया जा सके। डिफेंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, सभी के अंदर ड्रोन का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और ये चीज मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर से बोलता हूँ भाई, मुझे ये ड्रोन वाली इंडस्ट्री बहुत चमकती है, बहुत ज्यादा चमकती है। मैंने एक वीडियो भी शूट करी थी, एक इवेंट हो रहा था ड्रोन का, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के ना फाउंडर्स के साथ में थोड़ी थोड़ी बात करी थी। अगर आपको ये ड्रोन इंडस्ट्री को समझना है तो वो देख लेना, 25-30 मिनट की वीडियो इसी चैनल के ऊपर डाली थी हमने। तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि ड्रोन्स को लिफ्ट कैसे करते हैं। ड्रोन्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको पूरे ड्रोन बनाने का बिजनेस करना है, आप propulsion के ऊपर भी कर सकते हो, इंजन के ऊपर भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम हो सकता है। बाकी वीवो ओप्पो की बात करके चले तो उन्होंने अपने फोन के प्राइस बढ़ा दिए हैं भाई। मेमोरी चिप की कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रैम वगैरह सब कुछ महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में इन्होंने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। माना ये जा रहा है कि सारे ब्रांड्स अब अपने रेट बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, बस वेट चल रहा था कौन पहले बढ़ाएगा, इन्होंने बढ़ा दिए, अब सब बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बाकी भाई वीडियो बाकी से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने अपना ट्राई फोल्ड जो फोन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है भाई। जितना माल मार्केट में निकाल रहे थे सारा का सारा माल बिक रहा था, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड थी, उसके बावजूद भी बंद कर दिया है। एक बार को आप कह सकते हो अभी ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है, रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। बट इनका कहना, हमने स्टार्टिंग से ही यही सोच के निकाला था कि भाई ये लिमिटेड ही रहने वाला है और इनको लॉस हो रहा है बेसिकली फोन बेचने के अंदर। ऑल्दो $3000 का फोन बेचा जा रहा है भाई, फिर भी लॉस हो रहा है। तो इनका फोकस वही रहने वाला है फोल्ड और फ्लिप के ऊपर, जो कि प्रॉफिटेबल है इनके लिए। बाकी देखा जाए तो फोल्ड फ्लिप स्टार्टिंग में शायद प्रॉफिटेबल नहीं थे, बट जिस तरीके से अडॉप्शन आया, सब कुछ हुआ है, तब प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिए। ट्राई फोल्ड भी अगर उसको टाइम दिया जाए तो प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट इन्होंने शोकेस तो कर ही दिया ना कि हम कर क्या सकते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स की मान के चले शायद इसका नेक्स्ट इटरेशन भी नहीं आएगा, ट्राईफोल्ड 2-3 ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बाकी रिलायंस ने $3 बिलियन की सैमसंग के साथ में डील करी है, जहां पर वो ग्रीन अमोनिया सप्लाई करेंगे। मुकेश अंबानी का 2035 का टारगेट है कि नेट जीरो की तरफ लेके जाना है। आनंद अंबानी भी इंडिया को एज अ ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्टर देखते हैं और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी वाला बिजनेस है ना, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आज से नहीं कह रहा, 1-1.5 साल से कह रहा हूँ। अभी तो चलो इजराइल वाला सीन चल रहा है, इस चक्कर में आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डिमांड दिखाई दे रही है, बट भाई इंडिया बढ़िया काम कर रहा है एनर्जी के अंदर। रिलायंस अच्छा काम कर रहा है, सोलर पैनल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, कुछ कुछ ग्राउंड लेवल पे चीजों पे काम हो रहा है, जो अभी 4-5 सालों के बाद में दिखाई देगी। और ये जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ डेटा सेंटर के लिए काम कर रहे हैं मेजरली। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो 2000 करोड़ रुपया रेज करने का प्लान कर रहे हैं अपने बैटरी बिजनेस के लिए। जो इनकी तमिलनाडु की गीगा फैक्ट्री है उसको एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक, उसको 6 गीगावाट आवर तक ले जाएंगे, जो कि अभी 1.5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी रखती है। इनकी जो स्कूटियां वूटियां है उसकी सेल भाई घटती हुई दिखाई दी है, तो अभी अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का सोच रहे हैं। मतलब मुझे लगता है अगर सच्चाई है इनकी बैटरीज के अंदर कि इन्होंने वो बैटरी क्रैक कर दी है, सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तो इनको थोड़ा, अगर स्कूटी क्रैक नहीं हो रही है, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इनको थोड़ा और ब्रॉडर सोचना चाहिए कि भाई
अगर एनर्जी फ्यूचर होने वाली है तो एनर्जी स्टोरेज भी फ्यूचर होने वाली है, तो वहां पर इनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसे इनका अपना सेल निकाला है जो उन्होंने, तो इनका क्लेम है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अगर इनके सेल्स आपके घर में इन्वर्टर में भी आने लग जाए, बाकी कंपनीज कार वालों से भी, जेएसडब्ल्यू की बात करके चले तो इंडिया के अंदर ईवी गाड़ी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, हाइब्रिड का प्लान कर रहा है, तो ये उनके साथ डील क्रैक कर ले, महिंद्रा वालों के साथ कर ले, मतलब ऐसा कुछ करने लग जाए जहां पर इनका बिजनेस B2B ज्यादा होता हुआ दिखाई दे और बड़ा बिजनेस बने। माइक्रोमैक्स ने भी तो यही किया ना, जब एक टाइम दिखाई दिया कि हम नहीं लड़ सकते मार्केट पे, तो उन्होंने अपने आप को पिवट किया, B2B ऑपरेशंस की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। क्या ओला वाले करेंगे या फिर नहीं? ये ईगो गेम है या फिर ये पूरी ही गेम है, समझने वाले समझ जाए क्या बोल रहा हूँ। बाकी आदर पूनावाला जी की बात करके चले तो ये आईपीएल की रेस से पीछे हो गए। अभी के टाइम पे दो बड़े कंटेंटर्स है जिन्होंने बाइंडिंग बिड सबमिट करी है। एक ग्रुप है जहां पर राजन पाई आते हैं, केकेआर आता है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी उसकी बात कर रहा हूँ, और टेमासेक आता है। दूसरे पार्ट के अंदर स्वीडन की पीई कंपनी आती है और अजीम प्रेम जी के इन्वेस्टमेंट फंड आता है। तो जिसकी बिडिंग अच्छी होगी वो जीतता हुआ दिखाई देगा। इसी महीने के एंड में आईपीएल चालू हो रहा है, तब तक अपने को पता लग जाएगा कौन आरसीबी ओन करने वाला है। बाकी मेक माई ट्रिप की बात करके चले तो जो उनका इंडिया वर्टिकल है मेक माई ट्रिप इंडिया, वो अपना आईपीओ निकाल सकता है इंडिया के अंदर और रेडबस के साथ में मर्ज करने का प्लान किया जा रहा है। अभी नैस्डैक पे लिस्टेड है, इंडिया के अंदर अपनी आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं। जो उनकी मार्केट कैप है वो $10 बिलियन से घट के $4.5 बिलियन के अंदर आ गई है पिछले 6 महीने के अंदर, क्योंकि भाई इस सेगमेंट में डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है। जो इनके रेवेन्यू टारगेट्स थे वो भी हिट नहीं होते हुए दिखाई दिए, प्रॉफिट 74% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि भाई आईपीओ निकालना एक अच्छा बेनिफिट ऑप्शन होता है, तो इंडिया वाला तो आईपीओ निकाल के बाद आगे बढ़ाई जाए। बाकी स्टेबल मनी के फाउंडर की बात करके चले तो उनकी होल्डिंग 30% से नीचे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली पैसा रेस किया है भाई स्टेबल मनी ने, कंपनी की वैल्यूएशन 3.6x होती हुई दिखाई दी है। फाइनेंशियल ईयर 25 का जो इनका रेवेन्यू था वो 4.3 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया। लॉसेस इनके 44.8 करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, जो कि 3.5x है। 8 महीने ही पहले इन्होंने पैसा रेस किया था, फिर से पैसा रेस कर रहे हैं। क्या कंपनी बहुत ज्यादा पैसा बर्न कर रही है मार्केट बनाने के लिए? देखो उतना बड़ा बिजनेस तो नहीं बन रहा, काम बढ़िया कर रहे, बट बिजनेस उतना बड़ा नहीं बन रहा है। कितनी मजे की बात है ना, जो कंपनी लोगों का पैसा लेके कहती है कि आप इन्वेस्ट करो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, वो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दे रही है। अब देखा जाए तो इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उस टाइम में इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है। 44.8 करोड़ का लॉस करके 4.3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। ग्रॉस लेवल पे 104 करोड़ का रेवेन्यू है, बट एक्चुअल रेवेन्यू इसी टर्म्स में देखा जाएगा इनका। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो वो एआई फेशियल रिकग्निशन एटीएम बैंक्स में लगाने का प्लान कर रही है। मतलब आपका फेस देखा जाएगा, उसको ट्रैक किया जाएगा, बेस्ड ऑन दैट आप एटीएम से पैसे निकाल पाओगे। तो मतलब मैं अपना कार्ड किसी और को देके पैसे नहीं निकलवा सकता। मेरे को तो सदिया हो गई एटीएम गए, मैं सही बता रहा हूँ। यूपीआई जिंदाबाद, वरना एटीएम कार्ड किसी को देकर निकलवा लेता हूँ मैं, वरना फिर बैंक से हो जाता है। मतलब बैंक की तो जरूरत भी नहीं पड़ी सही बताऊँ तो, बट बैंक जाता हूँ मैं, बट एटीएम नहीं गया। आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या एटीएम जाते हो कैश वैश निकालने के लिए या फिर नहीं? वैसे नॉर्मल बंदे जाते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कैश की जरूरत सबको पड़ती होगी। मेरे काम में कैश का नहीं है ना, बेटे की फीस जाती है वो अकाउंट से जाती है, सैलरी जाती है अकाउंट से जाती है, ऑफिस अपना है, बिजली का बिल वगैरह जाता है वो अकाउंट से जाता है, घर के खर्चे हैं वो ऑनलाइन ही आते हैं, अकाउंट से ही जाते हैं। बहुत रेयरली कैश की जरूरत पड़ती है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये पड़े हो तो कभी कहीं खर्च हो गए तो हो गए, उसी टाइप की जरूरत पड़ती है मेरे को। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि वेनेजुएला को 51st स्टेट बना देंगे। डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला है। और क्यों बोला भाई, क्या चल रहा है? देखो उनका पोस्ट पढ़ो। अभी वेनेजुएला ने इटली को हराया होगा, जहां पर उन्होंने पोस्ट बोला कि भाई क्या हराया है बेसबॉल के अंदर सेमीफाइनल्स के अंदर, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना। वेनेजुएला के साथ पे सब कुछ अच्छा होने लग गया है, पता नहीं क्या मैजिक किया है, क्या स्टेटहुड #50, मतलब 51 स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मतलब यूएस का पार्ट। ठीक है भाई। बाकी यूएस वाले प्लान कर रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है उन सब के ऊपर जो टैरिफ होता है उसका बैन लगा दिया जाए। अब मैं कहानी समझाता हूँ होता क्या है। जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगता, एक्साइज जो भी लगता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं लगता। फिजिकल गुड्स के ऊपर लगता है, डिजिटल पे नहीं लगता। तो सारे देश ना अभी प्लान करते हैं कि भाई अभी नहीं लगाएगी डिजिटल के ऊपर, बट हर 2 साल के बाद ये चीज रिन्यू होती है, फिर वो देश सोचते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं।
डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं खत्म करो भाई पूरी पूरी कहानी, लगाएंगे नहीं डील पर। तो कहीं ना कहीं इनकी कंपनीज को फायदा होगा ना। यूएस के अंदर ही सारी सॉफ्टवेयर वाली कंपनी सारी यूएस में बैठी है। तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर बिजनेस करेगी, वहां से बिजनेस जनरेट करेगी, वहां से पैसा लेके जाएगी और उनको कोई टैक्स नहीं दे रहा। सही है। बाकी यूएस का ट्रेजरी बजट का डेफिसिट 225% बढ़ता हुआ दिखाई दिया फरवरी के महीने के अंदर। भाई क्या यही रीजन नहीं था कि मार्च के अंदर उन्होंने कलेश करना शुरू कर दिया? क्योंकि उनको समझ आ रहा भाई क्या चल रहा है, ऑलरेडी हमारे पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी बैंड बजा पड़ा इकोनॉमी का, चलो लड़ाई करते हैं तो डिविएशन हो जाएगा। अगर हमारे नंबर खराब भी आए तो हम कहेंगे भाई ये तो लड़ाई कर रहे हैं, हम तो दुनिया भली कर रहे हैं, हम दुनिया को बचा रहे हैं फ्यूचर इविल से, ऐसी कुछ बातें करेंगे। इस चक्कर में हमने अगर कुछ लॉस ले भी लिया, हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ लॉस ले भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी कस्टम ड्यूटी से अगर देखा जाए तो 144 बिलियन डॉलर आता है ये जो टैरिफ वगैरह है ना वहां से। और यूएस टैरिफ जो है वो फरवरी के महीने के अंदर 4% घटता हुआ दिखाई दिया, 27 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया। और भाई अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद में तो फिर तो ये नंबर और घटते हुए दिखाई देंगे। अब एक चार्ट देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने टैरिफ सेट किया है, यूएस की जो कस्टम ड्यूटीज है कैसे भागती हुई दिखाई दी है। अच्छा खासा पैसा कमाया गया, अब वो कंट्रोल हो रहा और ये ऐसे ही नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा मेरे हिसाब से। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उनका कहना है कि हम $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे 2027 के अंदर। शेयर प्राइस भी भागते हुए दिखाई दिए भाई, ये खबर सुन के बहुत बड़ा नंबर है भाई। अभी वॉलमार्ट और अमेजोन के बीच में लड़ाई चल रही है। वॉलमार्ट शायद पहले आगे रहता था, अभी रिसेंटली अमेजोन आगे निकल गया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 680 बिलियन डॉलर्स की, 680 बिलियन डॉलर की। ये कह रहे हैं 1 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। टेक की टर्म्स में बात करके चले, एप्पल और अमेजोन को कंबाइन कर दोगे तो उससे भी आगे निकल जाएंगे। और इसका पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है, इनका जो नया जीपीयू आया है उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे, सब डेटा सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं, एआई और इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। और बाकी इनका रेवेन्यू भाई बड़ा है, डबल होता हुआ दिखाई देता है बार बार। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 215 बिलियन डॉलर का एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पहले 130 बिलियन डॉलर का था। और अभी फाइनेंशियल ईयर 27 के क्वार्टर 1 की जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो 78 बिलियन डॉलर की है, जो पहले 44 बिलियन डॉलर होता है। मतलब डबल तो होता ही रहता है, बट $1 ट्रिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। बाकी वार्नर ब्रोस के सीईओ की बात करके चले तो उनको जो पैरामाउंट वाली डील हुई है उसके अंदर $667 मिलियन का पे आउट देखने को मिलेगा भाई। तो ठीक है भाई, अगर कंपनी बिकती है तो सीईओ को भी कॉम्पनसेशन मिलता है, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। बाकी इंडिया के अंदर डिजिटल गोल्ड परचेज की बात करके चले तो 69% बढ़ती हुई दिखाई दी 2025 के अंदर, और ये नंबर अभी और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन हमको 800 करोड़ की देखने को मिली है जनवरी 2025 के अंदर, जो दिसंबर 2025 तक आते आते 2100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। देखा जाए तो डिजिटल गोल्ड अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि देखो आपको ना फिजिकल गोल्ड सिक्योर करने की टेंशन कि भाई संभाल के रखना है, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। प्लस फिजिकल गोल्ड लेने के लिए जाओगे, किसी को कहोगे भाई 100 रुपए का फिजिकल गोल्ड दे दो, चपेट मार के भगा देगा आपको। और डिजिटल की फॉर्म में आप ले सकते हो। तो यहीं पे हमारे स्पॉन्सर कोई स्पॉन्सर नहीं है। बाकी इंडियन मार्केट्स की बात करके चले तो इंडियन मार्केट्स ने लगातार 2 दिन से गेन देखा है। लेट्स सी आज क्या होता हुआ दिखाई देता है। कल तो भाई ऑटो, मेटल, रियलिटी सब बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बट आईटी स्टॉक्स नीचे थे भाई, एफएमसीजी भी नीचे दिखाई दिया था। ओवरऑल आप देख लो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखता।